welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are again going to continue our first chapter of class 12 history book and the name of the chapter is Bricks, Beads and Bones the Harappan Civilization. सो ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है देन दोनों ही पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं. हमने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में मोहेंजोदारो का टॉपिक स्टार्ट किया था यानी कि टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट किया था. प्रीवियस पार्ट में हमने थर्ड टॉपिक के इंट्रोडक्शन को कवर किया था, साथ ही टॉपिक नंबर 3.1 को भी कंप्लीट किया था. एंड आज के इस वीडियो में बेसिकली हमें टॉपिक नंबर 3.2 स्टार्ट करना है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोहेंजोदारो के सेटलमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. पहला था लोअर टाउन एंड दूसरा था सिटाडेल. आज के इस टॉपिक में यानी कि टॉपिक नंबर 3.2 में बेसिकली हम लोग लोअर टाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को मोहेंजोदारो के लोअर टाउन में कैसे स्ट्रक्चर्स मिले, कैसे बिल्डिंग्स मिले. वही चीज़ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. मोहेंजोदारो के लोअर टाउन में आर्कियोलॉजिस्ट को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल मिलते हैं. नाउ व्हाट आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि वो बिल्डिंग्स जहाँ पे कॉमन पीपल निवास करते हैं यानी कि कॉमन हाउसेस जहाँ पे कॉमन पीपल रहते हैं उसी को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कहा जाता है. आर्कियोलॉजिस्ट को मोहेंजोदारो के लोअर टाउन में कॉमन हाउसेस मिले. जब आर्कियोलॉजिस्ट ने लोअर टाउन के सारे कॉमन हाउसेस को देखे देन उन्होंने इस बात को फाइंड आउट किया कि मोहेंजोदारो के लोअर टाउन के हर एक घर का सेंटर में एक कोर्टयार्ड बना हुआ रहता था यानी कि हर एक घर के बीच में एक आंगन बना हुआ रहता था एंड उस आंगन के चारों साइड्स में रूम होते थे. घर का जो कोर्टयार्ड होता था, घर का जो आंगन होता था वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने का एक सेंटर होता था जैसे कि कुकिंग एंड वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर यानी कि गर्मियों के मौसम में बेसिकली हड़प्पा के लोग घर के आंगन में ही कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे जैसे कि कुकिंग यानी कि खाना बनाना एंड वीविंग यानी कि कुछ बुनाई या फिर सिलाई का काम करना. इसके अलावा और एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग थिंग है जो हमें पता चला है लोअर टाउन के हाउसेस में वो ये है कि हड़प्पा के लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. आर्कियोलॉजिस्ट को लोअर टाउन में जितने भी हाउसेस मिले हैं उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि ग्राउंड लेवल पे यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो रूम्स बने हुए रहते थे उन रूम्स के वॉल्स में मोहेंजोदारो के लोग विंडोज़ नहीं बनाते थे यानी कि खिड़कियां नहीं बनाते थे. इसके अलावा मोहेंजोदारो के लोअर टाउन के घरों को कुछ इस तरीके से प्लान किया जाता था कि घर का जो मेन एंट्रेंस होता था, जो मेन दरवाज़ा होता था, अगर आप उस दरवाजे में घुसेंगे देन आपको घर का एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा या फिर कोर्टयार्ड का एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा. यानी कि घर का जो मेन दरवाज़ा होता था अगर उस दरवाजे में कोई एक अनजान व्यक्ति भी आके खड़ा होता था देन उसको पता नहीं चलता था कि घर के अंदर में कितने रूम से कहाँ पे कोर्टयार्ड बना हुआ है यानी कि एक इंटीरियर व्यू नहीं देता था घर का मेन एंट्रेंस. इससे हमें पता चलता है कि मोहेंजोदारो के लोग प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. इसके अलावा लगभग आर्कियोलॉजिस्ट को हर एक हाउस में, हर एक घर में बाथरूम्स मिले हैं जो कि ब्रिक से बने हुए रहते थे. ये हमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है. इवन आज के प्रेजेंट डे में भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस आपको मिल जाएंगे इंडिया में जहाँ पे अभी तक बाथरूम्स नहीं बने हैं, बट मोहेंजोदारो के लगभग हर एक घर में बाथरूम्स बना हुआ मिला है. एंड ये जो बाथरूम्स होता था, बाथरूम्स का जो ड्रेन्स होता था वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था जिसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे मोहेंजोदारो के रोड्स में, स्ट्रीट्स में ड्रेन्स होते थे एंड घर का जो भी वेस्ट होता था, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता था वो डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो होता था. बाथरूम का भी जो भी वेस्ट वाटर होता था वो स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो होता था. इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ घरों में स्टेयर केसेस के रिमेनिंग्स मिले हैं. स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियाँ. इससे हमें पता चलता है कि मोहेंजोदारो के जो लोग थे वो जब घर बनाते थे देन वो लोग 2 मंजिलों के भी घर बनाते थे एंड वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे रूफ में जाने के लिए यानी कि छत में जाने के लिए. मेनी हाउसेस हैड वेल्स. इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे हाउसेस में वेल्स यानी कि कुएं के भी सबूत मिले हैं. एंड ये जो कुआं बनता था वो एक रूम में बनाया जाता था ताकि बाहर के लोग भी उस कुएं से पानी निकाल के पी सके. परहैप्स यूज्ड बाय
पासर बाय यानी कि राह चलता व्यक्ति। सो घर का जो वेल होता था वो एक रूम में बनाया जाता था, एंड वो जो रूम होता था वो बेसिकली घर के बाहर बनाया जाता था, ताकि जो ऐसे ही राह चलता जो व्यक्ति है अगर उसको प्यास भी लगे देन वो कुआं से डायरेक्टली पानी उठा के पी सके। सो जब स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया, यानी कि जब उन्होंने अनुमान लगाया कि मोहेंजोदारो में कितने सारे वेल्स है, सो मोहेंजोदारो में करीब 700 वेल्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। सो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन पीपल का जो वाटर का मेन सोर्स होता था वो कुआं ही होता था। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको लोअर टाउन के हाउसेस के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हाउस को डिजाइन किया जाता था। सो यहाँ पे आप एक हाउस का पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आप सीढ़ी देख सकते हैं, दैट मीन्स कि वो लोग 2 मंजिली के घर बनाते थे। एंड घर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही भूल भुलैया टाइप का घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड घर के मिडिल में आपको कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा एंड चारों साइड्स में आपको रूम देखने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द सिटाडेल। सो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने लोअर टाउन को डिस्कस किया, एंड इस टॉपिक में हम लोग सिटाडेल को डिस्कस करेंगे, जो कि मोहेंजोदारो का दूसरा सेक्शन हुआ करता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट को सिटाडेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के एविडेंस मिले हैं जो कि किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था, यानी कि कुछ विशेष पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। सो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को सिटाडेल में। पहला था वेयर हाउस एंड दूसरा था द ग्रेट बाथ। सो वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस बेसिकली एक लार्ज बिल्डिंग होता है जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। सो जो वेयर हाउस मोहेंजोदारो में मिला है, सो वो एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर था, यानी कि वो बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर था। सो मोहेंजोदारो का जो वेयर हाउस था उसका जो लोअर पोर्शन था वो ब्रिक से बनाया गया था, जिसका रिमेनिंग्स आज भी है। बट हो सकता है कि जो अपर पोर्शन था, जो ऊपर का पोर्शन था, वो मे बी वो लोग वुड से बनाए होंगे, लकड़ियों से बनाए होंगे, इसीलिए वो बहुत पहले ही डिकेड हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। सो हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है ग्रेट बाथ। सो ग्रेट बाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मोहेंजोदारो के सिटाडेल का। सो ग्रेट बाथ क्या है आप पिक्चर में देख सकते हैं। ग्रेट बाथ बेसिकली एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, या फिर आप कह सकते हैं एक स्विमिंग पूल की तरह है ग्रेट बाथ। सो ग्रेट बाथ जो है वो सिटाडेल के एक कोर्टयार्ड में बनाया गया था, एंड चारों साइड में आपको कॉरिडोर देखने को मिलेगा। देयर वे 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, यानी कि मोहेंजोदारो के लोगों ने उस टैंक में, उस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनाए थे। पहला था नॉर्थन साइड में एंड दूसरा था सदर्न साइड में, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा मोहेंजोदारो के लोगों ने ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाया था, यानी कि उसको वाटर प्रूफ बनाया था बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एजेस में ब्रिक सेट करके, एंड उसी के साथ साथ मोटर ऑफ गिप्सम को यूज करके। सो उन्होंने ग्रेट बाथ को एक वाटर प्रूफ टैंक बनाया था, यानी कि ग्रेट बाथ का जो पानी है वो पानी फ्लो ना कर जाए, इसी के लिए उन्होंने ग्रेट बाथ में ब्रिक्स एंड मोटर ऑफ गिप्सम का इस्तेमाल किया था। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सो ग्रेट बाथ के तीनों साइड्स में रूम्स बने हुए थे, एंड उन्हीं रूम्स में से एक रूम में एक बहुत ही लार्ज, एक बहुत ही बड़ा कुआं था। सो ग्रेट बाथ का जो पानी होता था वो मे बी इसी कुएं से लाया जाता होगा। एंड इस ग्रेट बाथ का, इस टैंक का जो वेस्ट वाटर होता था, जो यूज्ड वाटर होता था, वो एक बड़े से ड्रेन में फ्लो करता था। इसके साथ साथ अगर आप ग्रेट बाथ के नॉर्थन साइड में देखेंगे अक्रॉस अ लैंड, सो आपको वहाँ पे कुछ स्मॉलर बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, एंड उन बिल्डिंग्स में 8 बाथरूम्स हुआ करते थे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर। कॉरिडोर के दोनों साइड में 4-4 करके 8 बाथरूम्स हुआ करते थे, with drains from each bathroom connected to the drain that run along the corridor, यानी कि इन 8 बाथरूम्स का जो ड्रेन्स होता था वो एक ऐसे ड्रेन से कनेक्टेड होता था जो कॉरिडोर से होते हुए गुजरता था। सो यहाँ पे हमें और एक एग्जांपल मिलता है कि मोहेंजोदारो के लोग स्वच्छता का कितना ज्यादा ध्यान रखते थे। ग्रेट बाथ का जो भी वेस्ट वाटर, जो भी यूज्ड वाटर होता था, एंड इवन इन 8 बाथरूम्स का जो भी वेस्ट वाटर होता था, इसको बहुत ही केयरफुली ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा वो लोग सिटाडेल से बाहर फ्लो करवाते थे। सो यहाँ पे हमें और एक एग्जांपल मिलता है प्लानिंग का। इसके अलावा हमें बता रखा है दैट द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था, जो ग्रेट बाथ था, इसका जो यूनिकनेस था, इसका जो खासियत था, इसको देख के स्कॉलर्स ने ये सजेस्ट किया दैट इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ ए स्पेशल रिचुअल बाथ, यानी कि ये जो ग्रेट बाथ होता था इसको मोहेंजोदारो के लोगों ने बनाया होगा फॉर डूइंग समथिंग स्पेशल रिचुअल बाथ,
कुछ धार्मिक स्नान के लिए ये उन्होंने बनाया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटाडेल में जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया था, चाहे ग्रेट बाथ हो या वेयर हाउस हो, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो हमें कॉमनली नहीं मिला है। इससे हमें पता चलता है कि सिटाडेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो कि कॉमन नहीं होते थे, एंड लोअर टाउन में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो कि कॉमनली यूज्ड किया जाता था। इससे हमें सिटाडेल एंड लोअर टाउन के बीच में एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। ये जो धार्मिक स्नान, ये जो धार्मिक बात है, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये स्कॉलर्स ने क्यों बोला होगा? आप देख सकते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं। इवन आज के टाइम में भी गंगा में डुबकी लगाना एक रिचुअल बात माना जाता है। इसीलिए मे बी स्कॉलर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा होगा कि ग्रेट बाथ भी, जो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, वो भी किसी रिचुअल बात के लिए ही बनाया गया होगा। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये सिटाडेल का मैप है। यहाँ पे आप वेयर हाउस को देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप ग्रेट बाथ को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में स्टेप्स बने हुए थे एंड साथ ही चारों साइड में आपको कॉरिडोर भी देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या हड़प्पा के सोसाइटी में भी कुछ सोशल, कुछ सामाजिक डिफरेंसेस होते थे। अगर आप किसी भी सोसाइटी में देखेंगे, इंडियन सोसाइटी में देखेंगे या फिर किसी भी सोसाइटी में देखेंगे, आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अगर आपको कुछ और डिफरेंसेस देखने को मिले या ना मिले, बट हर एक सोसाइटी में आपको इकोनॉमिक डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। हर एक सोसाइटी दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है रिचेस्ट सेक्शन, जहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, एंड दूसरा होता है पोर सेक्शन, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना यह है कि क्या हड़प्पन सोसाइटी में भी कुछ सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते थे। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट कुछ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते थे इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। उन्हीं स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पहला स्ट्रैटेजी के बारे में हम अपना टॉपिक नंबर 4.1 में पढ़ने वाले हैं, एंड दूसरे स्ट्रैटेजी के बारे में हम टॉपिक नंबर 4.2 में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक नंबर 4.1 है, उस टॉपिक का नाम है बैरियल्स। बैरियल्स का मतलब क्या होता है? बैरियल्स का मतलब होता है कब्र या फिर दफन। जब एक डेड बॉडी को ग्रेव में दफनाया जाता है, उस प्रोसेस को या फिर उस सेरेमनी को ही बैरियल्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज का, कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करते थे इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि हड़प्पा के लोग एक पर्टिकुलर कल्चर में रहने के बावजूद भी, यानी कि सेम कल्चर में रहने के बावजूद भी, क्या उन लोगों में कुछ सोशल यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक डिफरेंसेस होते थे। पहला जो स्ट्रैटेजी जो आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते थे वो था स्टडिंग बैरियल्स, यानी कि वो लोग कब्र को स्टडी करते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है अबाउट द मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट। आप लोगों को इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो पता ही होगा। बेसिकली इजिप्ट के जो पिरामिड्स थे, बहुत सारे पिरामिड्स कॉन्टेम्पोरेनियस थे विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, करीब उसी टाइम पीरियड में इजिप्ट के बहुत सारे पिरामिड्स भी बनाए गए थे। पिरामिड्स बेसिकली रॉयल ब्यूरियल्स होता है, यानी कि बहुत सारे पिरामिड्स ऐसे होते हैं जो कि अगर इजिप्ट में कोई भी राजा या फिर महाराजा की डेथ होती थी, एंड जब उन लोगों को दफनाया जाता था, उन लोगों का जो कब्र होता था उसके ऊपर पिरामिड्स बनाए जाते थे। इजिप्ट में आपको रॉयल ब्यूरियल्स में बहुत सारे वेल्थ भी मिलेंगे, यानी कि राजा के साथ साथ बहुत ज़्यादा इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, बहुत सारे धन दौलत को भी दफनाया जाता था। बट यहाँ पे हमें हड़प्पा के लोगों के बारे में जानना है कि हड़प्पा में जो ब्यूरियल्स मिले हैं उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला। At burials in Harappan site, the dead were generally laid in pits, यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा के साइड में ब्यूरियल्स को खोदा, उसको एक्सकेवेट किया, देन उन्हें ये बात जानने को मिली कि हड़प्पा के लोग बेसिकली डेड बॉडी को एक गड्ढा खोद के दफनाया करते थे। बट फिर भी उन्हें कुछ डिफरेंसेस मिले, जैसे कि अबाउट द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड, यानी कि किस तरीके से जो गड्ढा होता था उसको खोदा जाता था, किस तरीके से ब्यूरियल को बनाया जाता था। जैसे कि कुछ ब्यूरियल्स में, कुछ गड्ढों में उन्हें यह देखने को मिला है दैट द ब्यूरियल विल लाइन विद ब्रिक्स, यानी कि जो गड्ढा होता था उसको ब्रिक से लाइन किया जाता था, उसको ब्रिक से बनाया जाता था। Would this variation be an indication of social differences? We are not sure. आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है
कि क्या ये जो डिफरेंसेस है, यानी कि कुछ नॉर्मल गड्ढों पे ही लोगों को दफनाया जाता था, कुछ गड्ढों में ईंटों से कुछ लाइन किया जाता था फिर दफनाया जाता था। सो ये जो डिफरेंसेस है, क्या ये हमें कुछ सोशल डिफरेंसेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? सो आर्कियोलॉजिस्ट को भी इस बात की श्योरिटी नहीं है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ग्रेव्स का मतलब भी कब्र ही होता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ग्रेव्स में पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, perhaps indicating a belief that this could be used in the afterlife. So इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग आफ्टर लाइफ के ऊपर बिलीव करते थे, यानी कि उनका मानना था कि किसी भी पर्सन की डेथ होने के बाद भी उनका एक आफ्टर लाइफ होता है। सो इसीलिए वो लोग बहुत सारी चीज़ें डेड बॉडी के साथ दफनाया करते थे ताकि वो उनके आफ्टर लाइफ में भी यूज हो सके। सो इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को मैन एंड वुमेन, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के ही ब्यूरियल्स में, दोनों के ही कब्र में बहुत सारे ज्वेलरीज भी मिले हैं। इनफैक्ट जब मिड 1980s में एक्सकेवेशन किए गए एट द सिमेट्री इन हड़प्पा के जब एक कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किए, खुदाई की, देन उन्हें एक मेल के स्कल के सामने, यानी कि एक पुरुष के स्कल, खोपड़ी के सामने बहुत सारी चीज़ें मिले। जैसे कि उन्हें एक ऑर्नामेंट मिला जो कि 3 शेल रिंग से बने हुए थे। इसके अलावा उन्हें एक जैस्पर बीड मिला। सो जैस्पर बेसिकली एक तरह का सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। सो उस स्टोन से जो बीड्स बने थे, जो मोती बने थे, वो मिला। इसके अलावा उन्हें हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिला, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मोती भी मिली। इसके अलावा कुछ डेड बॉडीज में उन्हें कॉपर मिरर्स भी बरीड मिले, यानी कि कुछ ग्रेव्स ऐसे भी थे जिस ग्रेव्स में कॉपर के मिरर बरी किए गए थे, उसको दफनाया गया था। सो आर्कियोलॉजिस्ट को बैरियर्स की खुदाई करके जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, इससे हमें ये तो नहीं पता चलता है कि हड़प्पा के सोसाइटी में सोशल डिफरेंस होता था कि नहीं, बट इससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हड़प्पा के सोसाइटी में कुछ इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता था। जैसे कि जिस ग्रेव्स में, जिस कब्र में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ प्रेसियस चीज़ें मिली, कुछ महंगी चीज़ें मिली, उससे हमें ये पता चलता है कि वो ग्रेव ज़रूर किसी रिचर व्यक्ति का होगा। एंड जिस ग्रेव में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ भी नहीं मिला या फिर बहुत ही मामूली चीज़ें मिली, जैसे कि एक कॉपर मिरर, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो ग्रेव था वो किसी पोर व्यक्ति का होगा। इसी के साथ साथ हमें हड़प्पन्स के बारे में और एक चीज़ पता चलता है, दैट दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग विद द डेड, यानी कि वो लोग डेड बॉडी के साथ कुछ भी प्रेशियस ऑब्जेक्ट को बरी नहीं करते थे, उसको दफनाया नहीं करते थे। जैसे कि जो कुछ भी मिला है, ज्वेलरी वगैरह भी हमें जो मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला है, वो इतने ज़्यादा प्रेशियस नहीं थे। सो हड़प्पा के लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं दफनाया करते थे जैसे कि हमें इजिप्ट के ब्यूरियल्स में मिले। सो इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे धन दौलत मिले हैं, उतना हमें किसी भी हड़प्पन साइट के ब्यूरियल्स में नहीं देखने को मिले हैं। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4.1 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टॉपिक नंबर 4.2। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज लुकिंग फॉर लग्जरियस। सो ये दूसरा स्ट्रैटेजी है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो अपनाया गया था टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंसेस, यानी कि हड़प्पा के सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस होता था कि नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो दूसरा स्ट्रैटेजी था वो था स्टडी आर्टिफैक्ट। सो आर्टिफैक्ट का तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। आर्टिफैक्ट्स यानी कि प्राचीन कलाकृति। सो आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके भी ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कि हड़प्पा के लोगों में कुछ सोशल डिफरेंसेस होता था कि नहीं। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली जितना भी आर्टिफैक्ट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था यूटिलिटेरियन एंड दूसरा था लग्जरियस। सो पहला जो कैटेगरी था, यानी कि जो यूटिलिटेरियन था, ये बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता था जो डेली लाइफ में हड़प्पा के लोग यूज़ करते थे। एंड ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे ये ऑर्डिनरी मटेरियल से, यानी कि बहुत ही सामान्य मटेरियल से बन जाते थे, जैसे कि स्टोन या फिर क्ले। सो अगर हम यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल देखें, देन ये इंक्लूड करता है क्वेन यानी कि चक्की, इसके अलावा पोट्री, नीडल, फ्लैश रबरर्स। सो ये सारे यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। एंड ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है ये आर्कियोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड मिला थ्रू आउट द सेटलमेंट, यानी कि लगभग हर एक हड़प्पन सेटलमेंट में ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो बहुत ही ईजी तरीका है इसको लर्न करने के लिए। यूटिलिटेरियन यानी कि जो डेली लाइफ में यूटिलाइज किया जाता है, जो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। सो वे ऑब्जेक्ट जो हड़प्पा के लोग डेली लाइफ में यूज़ करते थे, जो ऑर्डिनरी मटेरियल से बनता था, जो महंगा मटेरियल से नहीं बनता था, उसी को यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स कहा गया है।
सो दूसरा जो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट था वो था लग्जरियस ऑब्जेक्ट। सो ये भी नाम से पता चलता है लग्जरी यानी कि महंगा। एंड लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स बेसिकली बहुत ज्यादा रेयर होते थे, यानी कि ज्यादा हमें लग्जरियस ऑब्जेक्ट हड़प्पा के साइड में नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा ये सारे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली एंड नॉन लोकल मटेरियल से बनते थे, यानी कि ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा महंगा होता था एंड जो मटेरियल लोकली अवेलेबल नहीं रहता था, बाहर से इन सारे मटेरियल को मंगवाना पड़ता था। सो उस मटेरियल से लग्जरियस ऑब्जेक्ट बनते थे। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता था इन सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को लग्जरियस कैटेगरी में रखा गया है। सो इसका एक एग्जांपल है जैसे कि लिटिल पॉट ऑफ फियांस। सो फियांस एक तरह का मटेरियल होता है। जब आप ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को कलर और गम के साथ मिक्स करेंगे एंड फिर उसको फायर करेंगे, देन आपको फियांस ऑब्टेन होगा। सो इस मटेरियल से जो पॉट बनता था उसी को लिटिल पॉट ऑफ फियांस कहा गया है एंड इसको एक लग्जरियस ऑब्जेक्ट माना गया है, इसको एक प्रेशियस ऑब्जेक्ट माना गया है क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। सो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये है लिटिल पॉट ऑफ फियांस। इसके अलावा हमें बता रखा है कि अगर हम इन सारे आर्टिफैक्ट्स के, इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स हमने अभी पढ़े लग्जरियस एंड यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, सो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें, यानी कि हड़प्पा की किन किन सेटलमेंट में किन किन साइट में ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, देन हमें पता चलता है कि जो रियर ऑब्जेक्ट्स थे यानी कि जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट थे, जो वैल्यूएबल मटेरियल से बनते थे, वो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को लार्ज सेटलमेंट्स में मिला है जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एंड बहुत ज़्यादा रियरली, बहुत ज़्यादा कम उन्हें स्मॉलर सेटलमेंट में मिला है। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट ऑफ फियांस, यानी कि जो लिटिल पॉट ऑफ फियांस था जिसको हड़प्पन्स में भी परफ्यूम बॉटल्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। सो ये जो लिटिल पॉट ऑफ फियांस है ये बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के साइड में मिला है एंड बहुत ही कम उन्हें स्मॉलर सेटलमेंट्स में मिला है जैसे कि कलिबंगम। सो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रेशियस ऑब्जेक्ट थे वो बेसिकली मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे। दैट मीन्स कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के लोग थोड़े रिच हुआ करते थे एंड बाकी के जो हड़प्पन सेटलमेंट थे जैसे कि कलिबंगम जो कि स्मॉलर सेटलमेंट हुआ करता था, उन सारे सेटलमेंट्स में हमें बेसिकली यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इसके अलावा हमें बता रखा है दैट गोल्ड टू वाज रेयर, यानी कि जो सोना होता था वो भी बहुत ज़्यादा रेयर होता था, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही कम जगह पे सोने की एविडेंस मिले हैं। ऑल गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ट्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी सोने के ज्वेलरी मिले हैं हड़प्पा के साइट में वो सारे ज्वेलरी होर्ट्स में रिकवर्ड हुए। सो होर्ट्स का मतलब होता है खजाना, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रेशियस चीज़ को कहीं पे छुपा देता है एंड फिर बाद में कोई व्यक्ति या फिर आर्कियोलॉजिस्ट उस चीज़ को फाइंड आउट करता है, देन उसी को होर्ट्स कहा जाता है, यानी कि खजाना कहा जाता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी गोल्ड के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जितने भी गोल्ड ज्वेलरी मिले हैं हड़प्पा के साइड में, वो बेसिकली उन्हें होर्ट से ही मिला है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4.2 भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 4.1 एंड 4.2 दोनों ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टॉपिक नंबर 4.1 में हमने बेसिकली ब्यूरियल्स के बारे में जाना एंड टॉपिक नंबर 4.2 में हमने लग्जरियस एंड यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीटली कंप्लीट होता है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन के द्वारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज 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 मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। मेरा जो मोटिवेशन होता है ना वीडियो बनाने का वो होता है आप लोगों का कमेंट। आप लोग जितना अच्छा कमेंट करते हैं मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियोस बनाऊं। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विद दिस वीडियो को एंड करते हैं। सो सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।